चलिए लाइव में कौन कौन उपस्थित है एक बार उपस्थिति दर्ज करवाइए। गीतू जी हैं, सोनी जी और निशांत जी। अश्विनी जी भी हैं। बाकी और कोई? एक बार सभी लोग उपस्थिति दर्ज करवाइए ताकि मुझे पता चल पाए कि कौन कौन उपस्थित है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिस जर्नी पे हम चल रहे हैं, है ना, टारगेट क्या क्या है? यूपीएससी और पीसीएस। जैसा कि सर ने बताया होगा, बीपीएससी का सिलेबस मैं डिस्कस करूँगा। यूपीएससी का सिलेबस है वो रवि सर के द्वारा डिस्कस किया जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिलेबस, क्योंकि जिस जर्नी पे हमें पहुंचना है, जब तक रास्ते के बारे में ही पता ना हो तो हम कैसे पहुंचेंगे, सही रास्ते से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, उन सब का पता हमें नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो कहाँ से पता चलेगा? सबसे पहला सिलेबस, और दूसरा पढ़ाई से नहीं। देखिए एक बार सिलेबस देखते हैं, है ना। यूपीएससी की बात करें तो पेपर 4 में है ना। पेपर 4 है जिसे जीएस में जीएस पेपर 3 होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर जीएस के 4 पेपर होते हैं, आप सभी को पता होगा। 2 ऑप्शनल का होगा। उसमें से जीएस पेपर 3 जो है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की बात करें तो ये जीएस पेपर 3 में होता है। यहाँ पर आपको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी दिखेगा, आर्थिक विकास दिखेगा, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन और आर्थिक विकास यानी कि अर्थव्यवस्था यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन केवल ये क्या है, ये शॉर्ट में दिया है। सिलेबस अगर देखें तो सिलेबस में क्या है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में बस इतनी चीज़ें ही लिखी हुई है। लेकिन आज हम इसको एक एक चीज़ को खोलते हुए चलेंगे। जैसे अंतरिक्ष यहाँ पर पढ़ना है तो अंतरिक्ष में हमें क्या क्या पढ़ना है ना। रोबोटिक्स में क्या पढ़ना है, सूचना प्रौद्योगिकी में क्या पढ़ना है, कंप्यूटर में क्या पढ़ना है, उन सबको हम आज खोल के देखने वाले हैं ना। तो सिलेबस में क्या लिखा है, पहले इस पर थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। यहाँ पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इसके अंतर्गत क्या दिया है, विकास, यानी कि इसका विकास कैसे हो रहा है। विज्ञान प्रौद्योगिकी की इसकी अगर बात करें तो क्या ये नई बात है? भारत में अगर देखें तो जो प्रौद्योगिकी है, विज्ञान है, ये क्या नई बात है? थोड़ी सी आप लोग बताएं। इतिहास में आपने पढ़ा होगा, है ना, सबसे पहला सिंधु घाटी सभ्यता, तो उसमें भी देखा जाए तो प्रौद्योगिकी देखने को मिलता है। वहाँ की जो प्रणाली थी, ग्रिड प्रणाली थी, साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं, जैसे अगर देखा जाए तो हमारे जो भी वेद हैं, वेद में भी बहुत सारी संकल्पनाएं हैं। जैसे वराह मिहिर का नाम आपने सुना होगा, है ना। तो ऐसे बहुत सारे, वराह मिहिर हो गए, आर्यभट्ट हो गए, तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी भारत में इतिहास से ही प्रारंभ हो रही है। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सबसे पहले तो पहली क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है क्या। भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कब से प्रारंभ होती है? जैसे हम इतिहास को 3 भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, वैसे ही पहले इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखेंगे, है ना। यानी कि प्राचीन भारत में क्या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी रही, उसके बाद हम देखेंगे मध्यकाल में क्या क्या रहा। जब पृष्ठभूमि समझ पाएंगे उसके बाद ही वर्तमान चीज़ को हम वहाँ पर जोड़ सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले तो हम पृष्ठभूमि देखेंगे, फिर देखेंगे कि इसका विकास कैसे हो रहा है, और जो भी विकास हो रहा है इसका अनुप्रयोग यानी कि जो एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशंस हमें जानना है, और वो जो भी एप्लीकेशन यहाँ पर बन रहा है ना, जैसे प्रयोग किया जा रहा है उसका रोज़मर्रा के जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है। अभी हम यूपीएससी का सिलेबस देख रहे हैं, थोड़ी देर बाद हम जब बीपीएससी का सिलेबस देखेंगे, जो भी हमारा जर्नी है ना, यूपीएससी की बात करें या फिर हम बात करने वाले हैं बीपीएससी की भी,
तो किसी भी चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले तो आयोग के द्वारा हमें सिलेबस दिया गया है कि क्या क्या सिलेबस है और यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन इससे पूरी चीज़ क्वालिफाई अगर देखा जाए पूरी चीज़ जो है हमारा क्लियर नहीं हो पाता। क्लियर कब होगा? जब इस पर आधारित जो भी प्रश्न हैं प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो दो चीज़ जब तक हम नहीं करेंगे हमें ये डायरेक्शन नहीं पता चल पाएगा कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहले तो हम सिलेबस समझेंगे, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसके आधार पर क्या क्या टॉपिक हमारा बनता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर अंतरिक्ष पढ़ना है, तो अंतरिक्ष पर देखा जाए तो एक बहुत मोटी किताब भी है, कई सारे लोग इस पर PhD करते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर PhD नहीं करनी है। क्या क्या करना है, कैसे पता चलेगा? जब हम प्रश्नों को देखेंगे। तो सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं, उसके बाद टॉपिक्स देखेंगे और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखेंगे। सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएगी। तो ये समझ में आ गया। ज़्यादा फोकस कहाँ करना है? जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका रोज़मर्रा के जीवन पे क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है। बीपीएससी में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस है यहीं से पूछे जाते हैं। ये जो अनुप्रयोग है या फिर इसका एप्लीकेशन जो भी है उससे संबंधित अभी मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर दूसरा टॉपिक क्या दे रखा है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियाँ, यानी कि जो विज्ञान प्रौद्योगिकी है, साइंस टेक है, इसमें भारत कहाँ तक डेवलपमेंट कर चुका है ना। तो भारतीयों की क्या क्या उपलब्धियाँ हैं, साथ ही साथ हमारे देश में देशज रूप से जो भी प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है उन सब के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। प्रश्न यहाँ से भी पूछे गए हैं। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आगे क्या लिखा हुआ है, नई प्रौद्योगिकी का विकास, यानी कि जो नया टेक्नोलॉजी यहाँ पर रिसर्च हो रहा है, इतने सारे कार्य हो रहे हैं, उन सब का विकास कैसे हो रहा है, कितने चरणों में हो रहा है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर पता होना चाहिए। उसके बाद अगला टॉपिक क्या दिया है, विविध विषयों के संबंध में जागरूकता, यानी कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में हमें जागरूकता भी होनी चाहिए। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि विज्ञान जितना फायदेमंद है उतना ही नुकसानदेह भी है ना। तो जो भी हम चीज़ें कर रहे हैं उससे संबंधित जागरूकता भी हमारे अंदर होनी चाहिए और इसको लेकर सरकार क्या क्या यहाँ पर योजनाएं बना रही है, कैसे जागरूक कर रही है, इन सब के बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक। उसके बाद अगला टॉपिक क्या दिया है, सूचना प्रौद्योगिकी, है ना। हम लोग अभी यहाँ पर बैठ के पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ पर नहीं है लेकिन पढ़ रहे हैं। किसके माध्यम से? सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अंग्रेजी में होता है, यानी कि किस किस माध्यम से हम अपनी कम्युनिकेशन है उसको स्थापित कर पाते हैं, उन सबको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर अंतरिक्ष है। ठीक है ना। हम पृथ्वी पर हैं, लेकिन पृथ्वी के ऊपर जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वायुमंडल है, और वायुमंडल की जो देखा जाए यहाँ पर लगभग 100 किलोमीटर की जो रेंज है वो उसके ऊपर से जो भी चीज़ें हैं ब्रह्मांड में वो सभी के सभी अंतरिक्ष के अंतर्गत आती है। अब अंतरिक्ष के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं, पहले तो अंतरिक्ष को समझना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे ग्रह जो कि नेचुरल है वो देखने को मिलेगा, लेकिन ग्रह के अतिरिक्त अंतरिक्ष में बहुत सारी चीज़ें कृत्रिम रूप से स्थापित की गई है ना। जैसे कि हमारे क्या हो जाते हैं, उपग्रह होते हैं। जैसे कि जो भी हम फ़ोन यूज़ करते हैं इसके लिए सैटेलाइट बहुत सारे वहाँ पर स्थापित किए गए हैं ना। उसके बाद जो GPS का हम प्रयोग करते हैं, GPS क्या है, कहीं भी आसानी से पहुँच हमारा बना देता है। पहले था कहीं भी जाना हो तो किसी से रास्ता पूछना पड़ता था, गलत बता दे तो फिर भटक के आके घूम के फिर हमें किसी और से पूछना पड़ता था। लेकिन वर्तमान में जो GPS है, GPS के माध्यम से क्या है, हर एक चीज़ आसान हो चुका है, कहीं भी जाना हो हम आसानी से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो ये GPS के लिए अंतरिक्ष में क्या स्थापित किया गया है, इन सबको यहाँ पर पढ़ना है। उसके अतिरिक्त सुरक्षा हेतु जो उपग्रह स्थापित किए गए हैं उन सबको भी यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है ना। अब अंतरिक्ष पढ़ लिए, ये सभी चीज़ें जो स्थापित की जा रही है किसके माध्यम से, कोई मनुष्य वहाँ पर जाकर स्थापित कर रहा है, कोई ना कोई तो सिस्टम होगी। किसके माध्यम से? जो हमारी प्रक्षेपण यान है। प्रक्षेपण यान यानी कि प्रारंभिक क्या है हमारा SLV है ना, उसके बाद PSLV, वर्तमान में सबसे ज़्यादा भारत में यूज किया होता है PSLV क्योंकि ये सस्ता है। उसके बाद इसके अगली पीढ़ी के जो है वो क्या है, GSLV। तो इन सब के बारे में भी जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो भी प्रौद्योगिकी यहाँ पर बन रही है प्रक्षेपण यान में, है ना, उन सबको यहाँ पर हमें पढ़ना है। साथ ही साथ यहाँ पर सुरक्षा हेतु रडार वडार सब लगाए जाते हैं, उन सबको पढ़ना है। अब यहाँ पर मिसाइल है ना, मिसाइल की बात करें तो ये रक्षा प्रौद्योगिकी में आ जाएगा। रक्षा
अच्छा से प्रश्न पूछा गया है, शायद सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हमें यहाँ पर रक्षा प्रौद्योगिकी भी पढ़नी है। अब रक्षा में क्या क्या पढ़ेंगे, रक्षा में क्या क्या पढ़ेंगे? हाँ, इसमें हो जाएगा हमारा मिसाइल सिस्टम, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे यहाँ पर फाइटर प्लेन्स है, उन सब के बारे में पढ़ना है। रडार के बारे में पढ़ना है, रडार क्या होता है, तो इन सब के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर अगला है, यहाँ पर ये है नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है। नैनो टेक्नोलॉजी अंग्रेजी में भी देखा जाए तो नैनो टेक्नोलॉजी ही होता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये कैसे महत्वपूर्ण है, इन सब के बारे में, इसके एप्लीकेशंस क्या है और कहाँ कहाँ पर इसका प्रयोग किया जा रहा है, इन सब को यहाँ पर पढ़ना है। फिर बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि यहाँ पर दो शब्द बार बार आपको देखने को मिल रहा है। एक शब्द आपने देखा होगा विज्ञान, है ना, और दूसरा यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, प्रौद्योगिकी। दोनों में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा आप लोग बताएं। इतना तो पता होगा कि विज्ञान में और प्रौद्योगिकी में क्या डिफरेंस है। विज्ञान में सर किसी चीज का अध्ययन होता है और इसको हाँ, अप्लाई होता है। लगभग सही है। विज्ञान की अगर साधारण भाषा में हम कहें तो हर एक चीज़ जो भी हम करते हैं उसमें कहीं ना कहीं विज्ञान लगा होता है ना। यहाँ पर हम लिख रहे हैं तो इसमें भी टेक्नोलॉजी लगा हुआ है। यहाँ पे स्क्रीन टच है, तो स्क्रीन टच कैसे डेवलप हुआ, कैसे ये कार्य कर रहा है, ये सभी के सभी प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आएगा। तो देखा जाए जो भी हम कार्य करते हैं, चाहे उठाएं या फेंके, मारे, कहीं जाएं, हर एक चीज़ में विज्ञान लगा हुआ है ना। और इस विज्ञान को मनुष्य जो है अपने जीवन के अनुरूप ढाल लेता है ना। अपने जीवन में अपने जीवन को आसान करने के लिए विज्ञान का जो प्रयोग किया जाता है, इसी को हम प्रौद्योगिकी कह लेते हैं। तो यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी है। बायो का मतलब क्या हो गया, जीवन से संबंधित। तो जीवन से संबंधित जो भी टेक्नोलॉजी है जिससे हमारा जो जीवन है वो आसान हो रहा है, जैसे बीमारियां हो गई, तो बीमारियों को यहाँ पर समाप्त करने के लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर की जा रही है। जैसे जीन थेरेपी आपने नाम सुना होगा, जीनोम परियोजना भारत का सुना होगा, तो सभी के सभी इसके अंतर्गत पढ़ना है। और अंतिम चीज़ है यहाँ पर बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित जो भी मुद्दे हैं उन सब के बारे में भी हमें जानना चाहिए। तो यूपीएससी अपने सिलेबस में इतनी सारी चीज़ें लिखी हुई, ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, है ना। मैं नहीं बोलूँगा रट्टा मारिए, इसमें रट्टा मारने वाली क्या चीज़ है। सबसे पहली चीज़ है कि जो भी हम विज्ञान प्रौद्योगिकी पढ़ रहे हैं उसका विकास कैसे हुआ, विकास हो रहा है तो उसमें एप्लीकेशंस क्या क्या है और रोज़मर्रा के जीवन पे क्या प्रभाव है, रटने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जब तक ये नहीं पता होगा, जब भी हम न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, कन्फ्यूज़न वहाँ पे आता है कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। जब हम पहली बार बिना सिलेबस देखे न्यूज़पेपर उठाते हैं तो क्या समझ में आता है, लगता है कि ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है, इसमें कन्फ्यूज़न होती है। कन्फ्यूज़न तभी दूर होगा जब यूपीएससी का पूरा सिलेबस हमारे माइंड में होगा, तब हमें पता चलेगा कि ये न्यूज़ जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है। तो इसके लिए सिलेबस ज़रूरी है। और जो भी हम विज्ञान प्रौद्योगिकी करेंगे इसमें समसामयिकी, करेंट अफेयर जो है सब कुछ जोड़ के करेंगे, क्योंकि जो भी प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं समसामयिकी संदर्भ में ही पूछे जाते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें दे रखी है। अब दूसरा चीज़ कि क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए वो जानने का दूसरा हमारा तरीका क्या है कि ये हमें पता हो गया, इसके बाद हम प्रश्न देखेंगे कि कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। अब इन सब के आधार पर कहाँ से कितने कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो वो भी हम अगले स्लाइड पर देखने का प्रयास करते हैं, देखिएगा, ठीक है। पूरा सिलेबस है, इसको 9 भागों में मैंने विभाजित कर दिया है, ठीक है ना। पूरे सिलेबस को 9 भागों में मैंने विभाजित कर दिया है और इसी के आधार पर प्रश्न कहाँ से कितने पूछे जा रहे हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। तब तो हम अच्छे से पढ़ पाएंगे, क्या हम पढ़ रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब तक क्वेश्चन ही ना आए तो हम चीज़ क्यों पढ़ें, तो इसलिए ये भी हमें जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे 2015-2014 में सिलेबस चेंज हुआ, उसके बाद से लगभग 5 साल का एनालिसिस हमारे पास होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर देखें तो 2015, 16, 17, 18, 19 तक मैंने किया है। आप लोगों का होमवर्क क्या होगा कि 20 वाला, अभी तक प्रारंभिक परीक्षा हुआ है, मेंस नहीं हुआ है। तो 2020 का ये जो है आपको रिसर्च करके अगली क्लास में लेके आने हैं कि इन टॉपिक से कहाँ से कितने प्रश्न पूछे गए। अब देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विकास, अनुप्रयोग एवं दैनिक जीवन पर प्रभाव। तो यहाँ से देखिए सबसे ज़्यादा प्रश्न कहाँ,
प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए हैं, मेंस में अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, ठीक है ना। 2015 की बात करें तो 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, 2016 में भी 2 है, 17 में 6 क्वेश्चन पूछे गए, 18 में 3 और 19 में 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले टॉपिक से, ठीक। उसके बाद दूसरा टॉपिक देखें, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की क्या उपलब्धियां रही है, देशज रूप से क्या क्या विकसित किया गया है। इससे 2015 में क्वेश्चन नहीं पूछा गया, जबकि 2016 में एक पूछा गया, प्रारंभिक परीक्षा में, मेंस में नहीं पूछा गया। 17 में भी प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया है, मेंस में नहीं पूछा गया। 2018 में प्रारंभिक में नहीं पूछा गया लेकिन मेंस में पूछा गया है। 19 में भी मेंस में पूछा गया है, प्रारंभिक में नहीं पूछा गया है। तो देखा जाए तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला टॉपिक देखिए, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। तो यहाँ से देखिए, प्रारंभिक हो या मेंस हो, हर जगह पूछा गया है। 2015 में 2 प्रारंभिक और 2 मेंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2016 में भी दिख रहा होगा 2, 17 में भी 2, 2018 में 6 पीटी के क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2019 में 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की बात करें, यहाँ से भी क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा है। अब बार बार प्रारंभिक और मेंस में नहीं बोलूंगा, बस यहाँ पर एक बार ध्यान को दौड़ा लेना है, ठीक है ना। नैनो प्रौद्योगिकी की बात करें, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा और वर्तमान संदर्भ में ये और महत्वपूर्ण होते जा रहा है, तो क्वेश्चन की संख्या भी इसकी बढ़ती जा रही है। जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ से भी आपको हर साल क्वेश्चन देखने को मिलेगा, हर साल पूछे गए हैं। यहाँ से मेंस में पूछना स्टार्ट कर दिया गया है, इससे पहले मेंस में नहीं पूछा गया था। कंप्यूटर एवं रोबोटिक्स की बात करें, यहाँ से भी आपको मेंस में यहाँ से थोड़ा कम पूछा गया है, 2015 में मात्र 1 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। ऊर्जा प्रौद्योगिकी की बात करें तो यहाँ से भी क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा होगा, यहाँ से भी पूछे गए हैं। और बौद्धिक संपदा अधिकार की बात करें तो यहाँ से भी क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो ये टोटल एनालिसिस है पूरे 5 वर्षों का कि कहाँ से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पे अंतिम में सारी चीज़ें लिखा गया है। जैसे 2015 में साइंस टेक से विज्ञान प्रौद्योगिकी के 10 प्रश्न पूछे गए, ठीक है ना। मेंस में 4 क्वेश्चन पूछे गए। 2016 में देखें तो प्रारंभिक परीक्षा में 12 जबकि मेंस में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2017 की बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा में 14 और मेंस में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2018 में भी प्रारंभिक में 14 और मेंस में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जबकि 2019 की बात करें तो यहाँ भी प्रारंभिक परीक्षा में 15 और मेंस में 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब इसका आप लोग वेटेज निकाल सकते हैं कि कितना ये महत्वपूर्ण है। 10 क्वेश्चन का मतलब कितना हो गया हमारा, 20 नंबर। और वर्तमान में सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, 15 यहाँ पर पूछा गया, यानी कि 30 नंबर। 0.25 से कई साल 2-3 सालों तक रह जाते हैं, उसमें अगर 30 नंबर की बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मेंस की बात करें 4 क्वेश्चन, तो 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 15 नंबर के यानी कि 30 नंबर हो गए, और 2 पूछे जाते हैं 20 नंबर के यानी कि 40 नंबर यानी कि 70 नंबर। तो मेंस में लगभग 70 नंबर का वेटेज है, जबकि यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो 20 से 30 नंबर का वेटेज है। इस आधार पर आप समझ सकते हैं कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, ठीक। चलिए अब जो सिलेबस है इसको नोट डाउन करते चलिएगा। इसको मैंने एक एक टॉपिक को मैंने पूरा डिवाइड कर दिया है कि हमें क्या क्या पढ़ना है, ताकि जब भी क्लास हो आप सभी को पता हो कि आज क्या होने वाला है, तो उस आधार पर पुस्तकों से इन सभी टॉपिक्स को आप लोग देखते हुए आएंगे। एक एक टॉपिक को मैंने यहाँ पर तोड़ा है। जैसे वहाँ पर केवल लिखा था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अब इसमें क्या क्या पढ़ना है वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, एक एक चीज़ लिखते हुए चलिएगा। जैसे पहला यहाँ पर सबसे पहले तो हम इसका परिचय, किसी भी चीज़ को जानने के लिए सबसे पहला कार्य क्या होता है। अब रास्ता भी पूछना है तो थोड़ा सा परिचय ले ही लेते हैं कि भैया नमस्कार कुछ भी कर ही लेते हैं, तो हम इसको बिना परिचय कैसे समझेंगे। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे अंतरिक्ष के बारे में कि अंतरिक्ष है क्या। उसके बाद इससे संबंधित ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखेंगे, इतिहास देखेंगे कि कब से अंतरिक्ष के बारे में रिसर्च चल रहा है। जैसे आपने पढ़ा होगा प्राचीन काल में भी खगोल विज्ञान से संबंधित बहुत सारी पुस्तकें आपको मिल जाएगी। मध्यकाल में भी आपको देखने को मिलेगा, विजयनगर साम्राज्य में आपने देखा होगा, है ना, तो इतिहास में भी आपने पढ़ा होगा। उसके बाद अंतरिक्ष में बहुत सारी कक्षाएं होती हैं, है ना, ऑर्बिट्स होती हैं, लियो मियो, है ना, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट होता है। तो उन सब के बारे में भी कक्षाओं के कितने प्रकार हैं, उन सब को जब तक समझेंगे नहीं, सैटेलाइट कौन से कहाँ पर स्थापित होती है उसके बारे में हम अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अगला टॉपिक क्या करेंगे, कक्षाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑर्बिट,
ठीक है ना। उसके बाद अंतरिक्ष से संबंधित संस्थाएं कौन कौन सी है, विश्व के भी जो भी महत्वपूर्ण है, जैसे नासा का नाम आपने सुना होगा, तो विश्व से संबंधित हम कर लेंगे। उसके बाद भारत से संबंधित, जैसे भारत का क्या है, इसरो, ठीक है ना। तो संस्थाएं कौन कौन सी इससे संबंधित है, उन सबको करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे उपग्रह। उपग्रह पढ़ने से पहले इससे संबंधित क्या क्या चीज़ें हैं, उपग्रह में क्या क्या प्रयोग किया जाता है, जैसे कैमरा लगता है, सेंसर लगता है, उसमें जो एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए क्या क्या आवश्यक है, एनर्जी के लिए क्या क्या हम प्रयोग करते हैं, उन सबको हम यहाँ पर समझेंगे, है ना। उपग्रह, जब उपग्रह को समझ लेंगे तो उसका अनुप्रयोग कैसे किया जाता है, इन सबको हम आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद उपग्रह पढ़ लेंगे, इसी के अंतर्गत हम सारी चीज़ें, नौवहन प्रणाली भारत वाली कौन सी है, नाविक है, ठीक है ना, उसको भी हम करेंगे। अब ये उपग्रह है तो इसको स्थापित करने वाले जो भी प्रक्षेपण यान है वो कितने प्रकार के हैं, उन सबको यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर भारतीय अंतरिक्ष अभियान जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है, इसके तहत क्या क्या चीज़ें की जा रही हैं, उन सबको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके बाद भारतीय नौवहन प्रणाली, है ना, नहीं दिखाई दे रहा, बोलिए मैं बोल दूंगा। नीचे सबसे लास्ट में दिख रहा है। 8वां है भारतीय नौवहन प्रणाली, 9वां है अंतरिक्ष कचरा। अब मान लीजिए अंतरिक्ष में बहुत सारे सैटेलाइट हम स्थापित करते हैं, लेकिन उसका भी एज होता है यहाँ पर कि ये इतने सालों तक चलेगा, उसके बाद क्या होगा, इसकी जो कार्य करने की क्षमता है वो क्षमता समाप्त हो जाएगी। अब समाप्त हो जाएगी लेकिन वो तो अंतरिक्ष में ही घूमेगी। और ऐसे देखा जाए तो बहुत सारी सैटेलाइट ऐसी है जो कार्य नहीं कर रही है लेकिन अंतरिक्ष में है। तो इससे क्या होगा, मान लीजिए एक डब्बा हमारे पास है, उसमें अच्छी चीज़ें रखी हुई है, वो तो ज़रूरत की चीज़ें हैं, लेकिन खराब, वो धीरे धीरे खराब होकर डब्बे में ही रहे तो क्या होगा, स्पेस जो है, स्पेस भर जाएगा। ऐसे ही अंतरिक्ष में देखें तो बहुत सारे सैटेलाइट, खराब प्रकार के जो भी सैटेलाइट है बहुत सारी पड़ी हुई है, वो उसे हम क्या बोलते हैं, अंतरिक्ष कचरा बोलते हैं, स्पेस डेब्रीज बोलते हैं। इन सब के बारे में भी पढ़ना है और इसके संदर्भ में विश्व में क्या क्या चलाया जा रहा है कि कैसे अंतरिक्ष के कचरा जो है इसको समाप्त किया जा सके, इन सब के बारे में भी यहाँ पर पढ़ना है। और अंतिम है 10वां, संबंधित समसामयिकी, यानी कि ये जितने टॉपिक करेंगे इससे संबंधित जो भी हमारा करेंट अफेयर होगा, करेंट अफेयर को भी यहाँ पर हमें करना है। ठीक, ये हो गया अंतरिक्ष वाला, सबने लिख लिया, आगे बढ़े। चलिए, इसके बाद दूसरा टॉपिक हम करेंगे रक्षा प्रौद्योगिकी। दूसरा टॉपिक होगा हमारा रक्षा प्रौद्योगिकी, डिफेंस टेक्नोलॉजी। और रक्षा क्यों ज़रूरत है, रक्षा पे इतना बजट खर्च किया जाता है, आखिर क्यों किया जाता है, देश की सुरक्षा के लिए। अब सुरक्षा आंतरिक के लिए तो पुलिसिंग होती है, साथ ही साथ इसमें सैटेलाइट का भी बहुत मदद लिया जाता है, ठीक है ना। और बाह्य सुरक्षा, अगर हम भारत की बात करें तो हमारा जो भारत है ना, इसका जो बाह्य बाउंड्री है बहुत लंबी है, आप सभी ने पढ़ा होगा, लगभग 1510 के आसपास, ठीक है ना। तो ये जो बाउंड्री है, इन सब पे दूसरे देशों से क्या होता है, घुसपैठ होता है, और घुसपैठ करके हमारे देश की जो आंतरिक शांति है उसको अशांति में तब्दील करने का प्रयास किया जाता है। तो इन सबसे सुरक्षा हेतु हमारे लिए क्या जरूरी है, रक्षा प्रौद्योगिकी में खर्च करना। और देखा जाए तो वर्तमान सरकार में बहुत ज़्यादा पहले से बजट भी यहाँ पर बढ़ाया गया है, कितना बढ़ाया गया है, इन सब की भी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले रक्षा प्रौद्योगिकी का परिचय करेंगे, यहाँ पर इंट्रोडक्शन लेंगे कि रक्षा प्रौद्योगिकी कि हमारे लिए ज़रूरी क्यों है ना। साथ ही साथ यहाँ पर हम देखेंगे DRDO का नाम आपने सुना होगा, जिसके द्वारा देशज रूप से बहुत सारे यहाँ पर क्या बनाए जा रहे हैं, फाइटर प्लेन्स बनाए जा रहे हैं, रडार बनाए जा रहे हैं ना। और साथ ही साथ देखा जाए तो बहुत सारे कार्य यहाँ पर इसके द्वारा किया जा रहा है। तो अगला टॉपिक हम करेंगे यहाँ पर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो स्थापित किया गया था 1958 में। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो नई दिल्ली में देखने को मिलती है। इन सब के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित क्या क्या यहाँ पर संगठनात्मक ढांचा है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या क्या है, उन सबको हम देखेंगे। जैसे आपने सुना होगा NAL, बहुत सारे शब्द होगा जो आप लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन क्लास करने के बाद कोई ऐसा चीज़ नहीं बचेगा जिसके बारे में आप ना जानते हो। NAL यानी कि नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज, इसकी स्थापना 1959 में हुई है। फिर आपने नाम सुना होगा HEMRL, हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लैब,
ठीक है ना। रक्षा उत्पाद कंपनियां भी बहुत सारी हैं जिसके द्वारा रक्षा से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर बनाई जाती है, ठीक है ना। तो देखा जाए तो यहाँ पर सरकार के द्वारा भी यहाँ पर बनाया जाता है, साथ ही साथ प्राइवेट कंपनीज भी हैं। वो कौन कौन सी है जो रक्षा प्रौद्योगिकी में अपना अपना सहायता करती है ना, सरकार को बना कर देती है, उन सब के बारे में भी नॉलेज हमें होना चाहिए। उसके बाद अगला टॉपिक हो जाएगा हमारा प्रक्षेपास्त्र, जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मिसाइल और टैंक। आपने देखा होगा तो मिसाइल और टैंक अगला टॉपिक हो जाएगा। जैसे आपने बहुत सारे यहाँ पर मैंने बहुत सारे नाम लिखा है, सबके बारे में पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या खूबी है, क्या क्या ये कार्य कर सकता है। जैसे मिसाइल की बात करें तो बैलिस्टिक मिसाइल होता है, क्रूज मिसाइल होता है, सुपरसोनिक मिसाइल होता है ना। मिसाइलों की बात करें तो सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल होती है, सतह से हवा में मार करने वाली होती है, हवा से हवा में मार करने वाली होती है, हवा से सतह पर मार करने वाली होती है। तो इन सब मिसाइल्स के बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। मिसाइलों की नाम की बात करें तो आपने पढ़ा होगा अग्नि, पृथ्वी, ब्रह्मोस, बराक, धनुष, त्रिशूल, है ना, आकाश। ये नाग क्या है, टैंक है ना। अस्त्र, निर्भय, हेलिना, सूर्य प्रहार, शौर्य, K5, सागरिका, स्वप्न, प्रगति, मैत्री, अर्जुन, भीष्म, ये सभी के सभी क्या है, हमारे मिसाइल्स एंड टैंक्स हैं। तो इन सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे। प्रारंभिक परीक्षा में आपने देखा होगा बहुत बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद स्वदेशी प्रकार के कौन कौन से लड़ाकू विमान हैं, उन सभी विमानों को बनाने हेतु गवर्नमेंट की क्या परियोजनाएं हैं, क्या प्रोजेक्ट्स हैं, उन सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे। जैसे स्वदेशी प्रकार का आपने देखा होगा, तेजस नाम सुना ही होगा, है ना। सारस हो गया, हंस 3 हो गया, निशांत हो गया, रुस्तम, बुलबुल, ध्रुव, ये सभी के सभी स्वदेशी प्रकार से डेवलप की जा रही जो भी विमान है, ठीक है ना। उसके बाद अगला टॉपिक हमारा हो जाएगा युद्धपोत, वॉरशिप। जैसे INS कोची हो गया, इसमें से सबका नाम आप लोगों ने नहीं सुना होगा। सबसे ज़्यादा INS विक्रांत सभी को पता होगा, INS अरिहंत सभी को पता होगा, लेकिन INS त्रिखंड बहुत कम पता होगा। INS कमोटा है, INS सुमात्रा है, INS अरिंजय है, INS वज्रकोश है। तो इन सब के बारे में, इसके अतिरिक्त भी और सारी हैं, सभी चीज़ों को मैंने यहाँ पर सम्मिलित नहीं कर पाया, लेकिन सबके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या खूबियाँ हैं, उन सब के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। और इसके अतिरिक्त जो भी बच जाएगा अन्य सैन्य उत्पाद जो भी होता है, जैसे गन वन बनाए जाते हैं, उन सब के बारे में भी, जो सेफ्टी के हथियार हैं, है ना, सेफ्टी के लिए जो हमारे जो भी पहनावा वाले जो भी वस्त्र हैं, उन सब के बारे में भी यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है ना। तो रक्षा प्रौद्योगिकी, डिफेंस टेक्नोलॉजी से संबंधित इतने टॉपिक हम करेंगे तो हमारे प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा हो, हर एक चीज़ यहाँ पर कवर हो जाएगा, ठीक। अगले टॉपिक पर चलिए लिख लीजिए। ये सारी चीज़ें छूट भी जाए तो कोई बात नहीं, हर एक चीज़ टॉपिक के साथ हम करेंगे। हो गया। तो पीछे वाली 2 लाइट थोड़ा बंद कर दीजिएगा। आप लोग भी लिख पा रहे होंगे, अगर छूटे तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मेरा ध्यान उस पर भी है, ठीक है ना। सर टॉपिक के सब टॉपिक में नहीं, केवल ये टॉपिक लिखने बस ये लिख लीजिए, ठीक है। हाँ, ये इतना नहीं लिखना है, सब टॉपिक नहीं, बस मेन टॉपिक लिखिए कि हमें क्या क्या करना है, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है ये बताने के लिए, आप सभी को रूबरू करवाने के लिए इसको मैंने सम्मिलित किया, ठीक है। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा हो जाएगा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। आप सभी लोग इससे जुड़े हुए हैं और बिना इसके जीवन चलना अब संभव नहीं है ना। फ़ोन 2 मिनट के लिए बंद हो जाता है तो टेंशन हो जाता है कि फ़ोन बंद हो गया, है ना। रिचार्ज ख़त्म हो गया तो भी टेंशन हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं। इन सब में अब क्या क्या पढ़ना है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे सबसे पहले तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे कंप्यूटर, है ना। एक तो साधारण कंप्यूटर होता है, पीसी होता है, पर्सनल कंप्यूटर जो सभी लोग प्रयोग करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पर क्या होता है, सुपर कंप्यूटर। अब सुपर कंप्यूटर की बात करें तो इसमें क्लस्टर भी होता है और ग्रिड प्रणाली पर आधारित भी होता है। क्लस्टर का मतलब एक ही स्थान पर बहुत सारे कंप्यूटर को जोड़कर सुपर कंप्यूटर बनाया जाता है।
और ग्रिड की बात करें तो अलग अलग संस्थाएं जो है उन सभी संस्थाओं में संबंधित जितनी भी कंप्यूटर है उन सभी को तार के माध्यम से, ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से जोड़कर एक सुपर कंप्यूटर बनाया जाता है, उसे हम बोलते हैं ग्रिड आधारित सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर के अंतर्गत हम दो प्रकार देखेंगे, उसके बाद क्वांटम कंप्यूटर की भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, इससे भी प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। तो कंप्यूटर में हम क्या पढ़ेंगे, सुपर कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर, ठीक है ना। चलिए उसके बाद अगला टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण, इंटरनेट। अगला टॉपिक है इंटरनेट। अब इंटरनेट कैसे चलता है, हमारे लिए कितना आसान है, हम बस रिचार्ज करा देते हैं और इंटरनेट का उपयोग करते हैं। लेकिन इस इंटरनेट को चलाने के लिए क्या क्या यहाँ पर आधारभूत संरचनाएं डेवलप की गई है, उन सब के बारे में पढ़ना है। कैसे कैसे हमारा नेटवर्क यहाँ पर कार्य करता है, और एक जगह से, है ना, यहाँ पर संचार प्रणाली की हम बात कर रहे हैं। तो संचार प्रणाली दो प्रकार से होती है, एक तार आधारित और दूसरा क्या होता है, बेतार प्रणाली। जो हम मोबाइल फोन प्रयोग करते हैं ये क्या है, बेतार प्रणाली है, हम इसमें तार का प्रयोग नहीं करते। और जो हमारा टेलीफोन सर्विस होता है, फैक्स होता है, ये सभी के सभी तार प्रणाली है। तो दोनों को पहले समझेंगे, इसमें क्या क्या डिफरेंसेस है और दोनों में क्या क्या यहाँ पर एप्लीकेशंस लगाए जाते हैं, कौन कौन सी यहाँ पर डिवाइस होते हैं जो इसको जोड़कर हम आसानी से बेतार प्रणाली कम्युनिकेशन कर पाते हैं, उन सब को हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद अगला टॉपिक है मोबाइल टेलीफोनी, है ना। मोबाइल टेलीफोनी के अंतर्गत यहाँ पर दो प्रकार के मोबाइल टेलीफोन हम यूज करते हैं। पहला करते हैं GSM और दूसरा क्या है, CDMA। फुल फॉर्म आप सभी को नहीं भी पता होगा, हो भी सकता है। GSM का फुल फॉर्म है, चाहे तो लिख लीजिए, ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन, यानी कि विश्व के स्तर पर जो भी प्रयोग किया जाता है वो क्या है, GSM। सबसे ज़्यादा प्रयोग यही किया जाता है क्योंकि ये सस्ता होता है। और दूसरा होता है CDMA, यानी कि कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, ये थोड़ा सा महंगा होता है। और सैन्य यानी कि जो सेना है, सेना में सबसे ज़्यादा प्रयोग क्या किया जाता है, CDMA किया जाता है, क्योंकि ये जो भी है डिकोड करके हमारी बातों को, मैसेज को डिकोड करके भेजता है और ये लाइन सुरक्षित होता है। GSM में आपने देखा होगा कि कभी किसी को कॉल लगा रहे हैं, कभी दूसरे की आवाज़ सुनाई दे रही है, यानी कि जो एक केबल होता है, अभी वर्तमान में क्या प्रयोग किया जा रहा है यहाँ पर, ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है ना। ऑप्टिकल फाइबर क्या है ये भी हमें पढ़ना है। तो ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से GSM में क्या होता है कि एक ऑप्टिकल फाइबर जो होता है बाल से भी पतला होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर की बात करें तो इसमें जो एनर्जी है, एनर्जी इसमें हम क्या भेजते हैं, लाइट एनर्जी। तो लाइट एनर्जी जो होता है बहुत ही कम ह्रास होता है, इसमें लगभग मात्र 2% तक ह्रास होता है, जबकि 98% लाइट को एक जगह से अगर यहाँ से अमेरिका भेजें तो भी वहाँ पर 98 से 99% पहुँच जाता है। और ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जितना भी हम सिग्नल भेजेंगे वो सभी आसानी से वहाँ पर पहुँचेगा, तो जो भी हम बोलेंगे साफ साफ आवाज़ वहाँ पर सुनाई देगा। जबकि तार में हम क्या यूज करते हैं, कॉपर यूज करते हैं, एल्यूमिनियम यूज करते हैं। जैसे जैसे इसका उपयोग करते हैं हीट होता है, और हीट होने से क्या होगा, एनर्जी वो चेंज हो रहा है, जो हम यहाँ पर एनर्जी भेज रहे हैं हीट एनर्जी में ये तब्दील होकर क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है, यानी कि ह्रास हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में सिग्नल जो है अच्छे से नहीं पहुँच पाती। तो यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग कर रहे हैं। GSM में क्या होता है कि एक ही ऑप्टिकल फाइबर, इसका मान लीजिए हम MB से समझते हैं स्पीड, है ना। मान लीजिए 100 Mbps की आपके पास नेट लगा हुआ है ना, 100 Mbps की नेट लगा हुआ है। अब मान लीजिए अकेले डिवाइस चला रहे हैं तो स्पीड कितना मिलेगा, 100 Mbps का मिलेगा, और 10 लगा दिए तो 10 में डिवाइड हो जाएगा, 10 Mbps का मिलेगा यहाँ पर, ठीक है ना, ठीक। अब मान लीजिए आपके पास फ़ोन ही ऐसा है जिसमें 100 Mbps की स्पीड आ ही नहीं सकती, केवल कितना आ सकता है, 10 Mbps। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि 10 जगह, एक ही तार से जो 100 Mbps स्पीड आ रहा है, हम इसको 10 जगह डिवाइड कर देंगे और फिर 10 को यहाँ पर चलाएंगे। वही सिस्टम यहाँ पर चलता है GSM में, यानी कि GSM में एक ही ऑप्टिकल फाइबर में जितने भी कॉल हो, जितनी इसकी क्षमता हो उतनी उसमें सिग्नल्स भेजी जाती है। इसी वजह से क्या होता है, कभी कभी दूसरे की आवाज़ भी हमें सुनाई देती है। जबकि CDMA में क्या होता है कि एक आपने कॉलिंग किया, आपको एक तार दे दिया गया, अब जब तक आप कॉल करते रहेंगे दूसरा कनेक्शन उस पर नहीं भेजा जाएगा। इससे क्या होगा कि कभी भी आवाज़ एक दूसरे में
मिक्सअप नहीं होती है। तो ये सिस्टम है CDMA और GSM का, इसको भी बड़े ही अच्छे से समझेंगे। इसी के अंतर्गत क्या क्या जनरेशन है, 1G है ना, उसके बाद 2G आया, फिर 3G, 4G और 5G को इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो सारी चीज़ें क्लास में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद टेलीविज़न, जो भी हम टेलीविज़न चलाते हैं इसका क्या क्या माध्यम है, क्या क्या संरचना है, इन सबको हमें पढ़ना है। किस माध्यम से हम एक जगह से दूसरी जगह अपने सिग्नल्स को भेज के फिर कैच करके उसमें क्या क्या सिस्टम लगा होता है जिसके माध्यम से हम टेलीविज़न देख पाते हैं, इन सबको देखना है। अब साइबर की बात कर रहे हैं तो साइबर से संबंधित बहुत सारे अपराध होते हैं। जैसे आपने देखा होगा फ़ोन पे ही कॉल आता है, कॉल आके OTP मांगते हैं, आपका अकाउंट खाली कर दिए, है ना। तो इससे संबंधित सारी चीज़ें, सोशल मीडिया सभी के सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। यहीं पर हम पढ़ लेंगे ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है ना, प्रकाशिकीय तंतु हिंदी में बोलते हैं। और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक कचरा, इलेक्ट्रॉनिक कचरा क्या है आप लोग बताएंगे? वैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसका प्रयोग हम कर ही नहीं रहे, हमारे पास अच्छा भी फ़ोन है लेकिन उसका प्रयोग हम नहीं कर रहे, तो हमारे लिए क्या है, वो कचरा है। तो इलेक्ट्रॉनिक कचरा क्या है, इसका निपटारा कैसे किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें भी हम यहाँ पर देखेंगे। हो गया सारे टॉपिक, आगे बढ़े। चलिए अगला है नैनो प्रौद्योगिकी, ठीक है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण है इसकी भी चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले तो परिचय, इससे भी इंट्रोडक्शन करेंगे कि भैया आप हैं कौन, है ना, अच्छे से इनको समझेंगे। उसके बाद नैनो कण, नैनो पार्टिकल्स क्या है, उन सबको हम यहाँ पर समझेंगे। जैसे कार्बनिक और अकार्बनिक दो प्रकार के होते हैं। नैनो, सबसे पहले हम नैनो कण की बात करें तो ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या हो जाएगा, प्राकृतिक, जो प्रकृति में विद्यमान है पहले से ही, जिसे मनुष्य ने नहीं बनाया। दूसरा क्या होता है, कृत्रिम होता है, जिसे मनुष्यों के द्वारा यहाँ पर बनाया गया, है ना। तो मनुष्यों के द्वारा जो कृत्रिम बनाया गया, इसमें दो प्रकार है, एक क्या है कार्बनिक है और दूसरा क्या है अकार्बनिक है। जैसे आपने फुलेरीन का नाम सुना होगा, है ना, फुलेरीन, ठीक, ये किसके अंतर्गत, अकार्बनिक के अंतर्गत आता है। नैनो प्रौद्योगिकी का प्रयोग हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर अभी की बात करें तो जो भी हम स्क्रीन टच यूज कर रहे हैं ये नैनो प्रौद्योगिकी का ही कमाल है। हम यहाँ पर टच कर रहे हैं तो यहीं पे ये टच कैसे हो रहा है, ये सारी की सारी नैनो प्रौद्योगिकी का ही कमाल है ना। तो वो सारी चीज़ें हम वहाँ पर समझेंगे कि कैसे कैसे यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ, कार्बनिक कण कौन कौन से हैं, अकार्बनिक कण कौन कौन से हैं। यहाँ पर देखा जाए तो कई ऐसे, इस प्रौद्योगिकी के अंतर्गत कई ऐसी चीज़ें, कई ऐसी वस्तुएं यहाँ पर निर्मित की जा चुकी है जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं सेना की सुरक्षा को लेकर, तो जो बुलेट प्रूफ जैकेट होता है ना, तो वो स्टील का तो बना नहीं रहेगा, स्टील का बनेगा जहाँ पे हाथ फिक्स होगा वहीं पे रहेगा, घूम तो पाएगा नहीं। तो उसके लिए यहाँ पर नैनो कण बनाए गए हैं, अकार्बनिक कण बनाए गए हैं, जो स्टील से भी 1000 गुणा क्या है, 1000 गुणा ये मजबूत है। और इसी का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, इसी का प्रयोग करते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए। ऑप्टिकल फाइबर की बात करें, ये भी अकार्बनिक के अंतर्गत आता है। ऑप्टिकल फाइबर ये भी किसके अंतर्गत, अकार्बनिक के अंतर्गत आता है। और ये जो है प्रकाश का 98% हिस्सा जो होता है उसे परावर्तित कर देता है, इसलिए इसका प्रयोग हम सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखना है। उसके बाद नैनो प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस क्या क्या है, चिकित्सा के क्षेत्र में, सैन्य के क्षेत्र में कैसे कैसे प्रयोग किया जा रहा है। चिकित्सा के क्षेत्र में यहाँ पर देखें तो जैसे मान लीजिए सर दर्द कर रहा है ना, सर दर्द कर रहा है, हम दवा खाते हैं किस चीज़ का, सर दर्द करता है तो किस चीज़ का दवा खाते हैं, पेन किलर यानी कि दर्द निवारक खाते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि सर दर्द का निवारण करने वाला, वो पूरे शरीर का निवारण करने वाला। चाहे आपके हाथ में दर्द हो या सर में दर्द हो, दवा एक ही दी जाती है। तो इससे क्या होता है, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। हमारे सर में दर्द है तो ऐसी कोई दवा हो जो केवल सर में जाके कार्य करे, बाकी शरीर के किसी भी हिस्से में ना पहुँचे, ठीक है ना। तो चिकित्सा के क्षेत्र में देखें तो यहाँ पर टारगेटेड जो मेडिसिन होता है, टारगेटेड मेडिसिन,
इसका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है, ठीक है ना। टारगेटेड मेडिसिन, मान लीजिए आपका यहाँ दर्द कर रहा है, तो ये जो मेडिसिन हम खाएंगे जाकर बस यहीं पर कार्य करेगा, शरीर के किसी अन्य भागों में इसका कोई भी वस्तु नहीं पहुँचेगा, परिणामतः यहाँ पर साइड इफेक्ट नहीं होगा। उसके बाद हम रोबोटिक्स करेंगे, उसमें भी नैनो प्रौद्योगिकी के अंतर्गत भी बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म प्रकार के रोबोटिक्स बनाए जाते हैं। उसका कार्य क्या है? उसका कार्य है, हम दो जगह पर देख सकते हैं, एक तो मानव और दूसरा मशीन के लिए प्रयोग। दोनों जगह पे कैसे कैसे होगा, दोनों को थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है ना। मानव में देखें तो ऑपरेशन जो होता है, ऑपरेशन कैसे होता है? चीड़-फाड़ करके ही होता है। छोटी चीज़ें, मान लीजिए पथरी है, पथरी को भी निकालने के लिए कम से कम इतना तो फाड़ ही देते हैं। इससे क्या होगा कि छोटे छोटे नैनो प्रौद्योगिकी की वजह से छोटे छोटे बहुत छोटे सूक्ष्म प्रकार के रोबोट हैं, उसको जो हम कैप्सूल खाते हैं, कैप्सूल के अंदर उसको डाल देंगे, हम कैप्सूल लेंगे, बाहर वाला जो परत होता है वो शरीर के अंदर पानी में जाता है, गल जाता है। उसके बाद इसमें बहुत सारे रोबोट होंगे छोटे छोटे जो हमें दिखाई नहीं देंगे। ये जाके क्या करेंगे, सीधे जाके पथरी को तोड़ेंगे, है ना, तोड़ेंगे। अब जब सूक्ष्म हो जाएगा तो जो हमारा उत्सर्जन तंत्र है, जिसके माध्यम से शरीर के अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, उसके माध्यम से पथरी भी बाहर निकल जाएगा और रोबोट भी बाहर निकल जाएगा। चीड़-फाड़ की आवश्यकता नहीं, दवा की भी आवश्यकता नहीं। तो ये सभी के सभी अनुप्रयोग जो है ये चिकित्सा के क्षेत्र में होगा। मशीन के क्षेत्र में देखें तो मान लीजिए इंजन है, तो इंजन के भीतर कोई खराबी हुई तो हमें क्या करना पड़ता है? उसको पूरा खोलना पड़ता है। इसके माध्यम से हमें खोलने की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए उसका नोजल है, नोजल यहाँ पे जाम हो चुका है, तो नोजल खोलने की आवश्यकता नहीं है। इस छोटे से रोबोट को हम पाइप में डाल देंगे, वो जाएगा, उस नोजल को साफ करके फिर बाहर चलाएगा। हमारा जो भी यहाँ पर मेहनत है, मेहनत बच गया और बार बार खोलने की जो झंझट है वो भी समाप्त हो गई। तो ये सभी के सभी किसके? मशीन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है ना। उसके बाद सेना के रूप में कैसे प्रयोग किया जाता है? वर्तमान समय में कई सारी हॉलीवुड की मूवियाँ आपने देखा होगा, जो छोटे छोटे जो मक्खी है, मक्खी टाइप के रोबोट बना देते हैं। उससे क्या कर सकते हैं? उससे निगरानी रखा जा सकता है ना। अब मधुमक्खी यहाँ पे आके बैठ गई तो हम क्या सोचेंगे? मधुमक्खी है ना, लेकिन वो क्या है? एक रोबोट है। वो भी किसकी? नैनो टेक्नोलॉजी का ही एक रूप है। और इसके माध्यम से हम आसानी से जो हमारे घुसपैठी है, जो भी आतंकवादी कैंप्स हैं, उन सब में आसानी से हम निगरानी रख सकते हैं। तो सैन्य के रूप में बाकी बहुत सारे अनुप्रयोग हैं, जब यहाँ पर क्लास हम करेंगे हर एक चीज़ को डिटेल में देखेंगे। उसके बाद ये सारी चीज़ें हम पढ़ लिए, तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि भारत में नैनो प्रौद्योगिकी के विकास को लेकर क्या क्या यहाँ पर योजनाएं हैं, सरकार कितना सपोर्ट कर रही है, किस माध्यम से कर रही है, उन सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे। और साथ ही साथ इसका नकारात्मक पहलू भी है। बहुत सारे सकारात्मक हैं और जो भी सकारात्मक होता है उसके नकारात्मक भी प्रभाव यहाँ पर पड़ते हैं। अब मान लीजिए छोटे छोटे जो मधुमक्खी टाइप के हम बना रहे हैं, आतंकवादी चाहे तो उसके माध्यम से लोगों के शरीर में वायरस इंजेक्ट करवा सकता है ना। तो इसके बहुत सारे नकारात्मक पहलू भी हैं, उन सभी नकारात्मक पहलुओं को भी हम पढ़ेंगे, ठीक। चलिए उसके आगे देखें तो अगला टॉपिक हो जाएगा हमारा रोबोटिक्स। दोनों साथ में ही कर लेंगे, लेकिन अलग से टॉपिक लिख लीजिएगा। रोबोटिक्स, इसका परिचय देखेंगे, विश्व में रोबोट को बनाने को लेकर क्या क्या यहाँ पर कार्य किए जा रहे हैं उन सब का, साथ ही साथ इसका अनुप्रयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है। जैसे वर्तमान में देखें तो उद्योग में सबसे ज़्यादा रोबोट का प्रयोग किया जाता है, जहाँ पे 100 मानव मिलकर जितना कार्य करते हैं, एक रोबोट अकेले उतना घंटों में कार्य कर देता है। इसलिए उद्योग में सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग किया जा रहा है। उसके बाद घरेलू जो माहौल होता है ना, कई सारे जो जिनके पास पैसे वैसे हैं, नौकर के स्थान पे रोबोट रख लेते हैं। जितने भी कार्य हैं नौकर का, वो सारा कार्य रोबोट के माध्यम से किया जाता है। तो घरेलू जो माहौल है वहाँ पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाएगा, अभी अभी हमने देखा है ना कैसे किया जाएगा। और विकासात्मक प्रयोग, इसके माध्यम से कैसे हम विकास कर रहे हैं, कितने तेजी से कर रहे हैं, इन सबको भी हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक। अब रोबोट पढ़ लेंगे तो भारत में रोबोटिक्स को लेकर क्या क्या यहाँ पर किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है इनके द्वारा क्या क्या किया जा रहा है, उन सबको भी यहाँ पर देखना है। और साथ ही साथ रोबोट के प्रकार कितने हैं उन सबको भी देखना है। जैसे घरेलू कार्य करने वाले, उद्योग में कार्य करने वाले, पानी पर उछलने वाले, हवा में उड़ने वाले, जो ड्रोन है वो भी तो एक रोबोट ही है ना। तो इन सब के जितने भी प्रकार हैं उन सबको यहाँ पर देखना है, ठीक। चलिए अगला टॉपिक लिखिएगा, ऊर्जा प्रौद्योगिकी। ऊर्जा प्रौद्योगिकी ये क्यों महत्वपूर्ण है?
जो भी चीज़ें हम चलाएंगे बिना इसके चला पाएंगे, इसलिए ऊर्जा के बारे में भी हमें जानना है। इंटरनेट चला रहे हैं उसके लिए भी ऊर्जा चाहिए, फ़ोन चला रहे हैं उसके लिए भी ऊर्जा चाहिए। जो बैटरी है वो क्या है, ऊर्जा को स्टोर किया हुआ है। जब बैटरी ही चार्ज नहीं होगा ना हम फ़ोन चला पाएंगे, ना इंटरनेट चला पाएंगे, है ना रोबोट चला पाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर क्या है, ऊर्जा प्रौद्योगिकी। अब ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा दो प्रकार की होती है, आप सभी को पता होगा, पारंपरिक और गैर पारंपरिक। पारंपरिक यानी कि नेचर के द्वारा जो हमें प्रदान किया गया है, जैसे हमारा पेट्रोलियम हो गया, गैस हो गया, कोयला हो गया, ये सभी के सभी पारंपरिक के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा क्या है, गैर पारंपरिक, है ना। गैर पारंपरिक क्या है, वैसे ऊर्जा जिसको हम लंबे समय तक प्रयोग करें तब भी थोड़ी मात्रा उसकी घटे, समाप्त ना हो, ऐसे ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, गैर पारंपरिक। इसका क्या है, मात्रा जो है वो निर्धारित है, फिक्स है, हम जितना तेजी से प्रयोग करेंगे वो उतना ही जल्दी समाप्त हो जाएगा। जबकि गैर पारंपरिक ऊर्जा है ये समाप्त होने वाला नहीं है। जैसे हमारा हवा चल रही है, हवा के माध्यम से हमने क्या किया, एक बहुत बड़ी मशीन लगा दी, इसमें बड़े बड़े पंखुड़ी लगा दिए, हवा को नचा दिए, और इसके माध्यम से हम क्या, यहाँ पर डायनेमो लगा दिए, मोटर लगा दिए, और इससे बिजली उत्पादित कर लिए। तो हवा कितना भी यूज कर ले समाप्त होने वाला नहीं है। तो ये क्या हो गया, गैर पारंपरिक ऊर्जा के अंतर्गत हो गया। उसके बाद हमारा सौर ऊर्जा है ना, यानी कि सूर्य की जो रोशनी है कितना भी प्रयोग कर ले ये हमारा समाप्त होने वाला नहीं है। इसमें क्या क्या सेल लगाया जाता है उन सबको भी हम इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो सौर एनर्जी कैसे उत्पादित किया जाता है, इसमें कौन कौन से पदार्थ लगाए जाते हैं, इन सब को पढ़ेंगे। पवन ऊर्जा कैसे बनाया जाता है, बायो ऊर्जा कैसे बनाया जाता है, साथ ही साथ इन सब में अगर देखा जाए हाइड्रोजन आपने संलयन और विखंडन दो शब्द पढ़ा होगा। तो इन सब के माध्यम से हाइड्रोजन और परमाणु इन दोनों के माध्यम से ऊर्जा बनाया जाता है। तो संलयन पर आधारित कैसे कैसे यहाँ पर संरचनाएं डेवलप की गई है उन सब के बारे में पढ़ना है। विखंडन के आधार पर कैसे बनाया जाता है। अब मान लीजिए यहाँ पर हम ऊर्जा के लिए प्रयोग कर रहे हैं परमाणु का, लेकिन जिसके पास परमाणु होता है वो हथियार भी बना लेता है, परमाणु हथियार। तो इससे संबंधित क्या क्या यहाँ पर इसकी भी देखा जाए तो नकारात्मक पहलू है, इन सबको भी यहाँ पर देखना है। उसके बाद जल के माध्यम से भी हम ऊर्जा बना लेते हैं, जैसे डैम बनाते हैं, उससे क्या करते हैं, डैम बनाकर वहाँ पर एक बहुत बड़ा डायनेमो लगा लेते हैं और पंखी को इस पानी के प्रेशर से हम नचाते हैं और इससे एनर्जी बनाते हैं। ये क्या हो गया, जलीय ऊर्जा हो गया। भूतापीय यानी कि भूमि जो हमारा है इसमें भी ताप रहता है, जैसे ही सूर्य की रोशनी आती है धीरे धीरे ये गर्म होता है और उस गर्मी क्या होगा, फिर बाहर उत्सर्जित किया जाएगा। लेकिन उसको हम कैसे एनर्जी में तब्दील कर ले, उसी को हम भूतापीय एनर्जी कहते हैं और इसको भी हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। उसके बाद ज्वार और भाटा उठता है, उसके माध्यम से भी हम एनर्जी बना लेते हैं। तो जितने प्रकार के एनर्जी हैं उन सबको हम यहाँ पर पढ़ेंगे गैर पारंपरिक एनर्जी के अंतर्गत। पारंपरिक जो है भूगोल और अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हमने पढ़ा है, वहाँ पर पढ़ना है। यहाँ पर बस हम क्या पढ़ेंगे, गैर पारंपरिक स्रोत। ठीक। उसके बाद जो नाभिकीय तकनीक जो होती है विखंडन के माध्यम से, संलयन के माध्यम से, है ना, इन सब को पढ़ेंगे। साथ ही साथ रेडियो सक्रियता को भी पढ़ेंगे। इन सब के माध्यम से हम ऊर्जा उत्पादित करते हैं, एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में बदलते हैं और प्रयोग करते हैं। फिर इसके लिए नाभिकीय रिएक्टर लगाया जाता है। तो नाभिकीय रिएक्टर क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं, जैसे यहाँ पर दाब आधारित होता है ना, दाब आधारित, उसको नाभिक को तोड़ दिए और उससे एनर्जी हमने क्या किया, उत्पादित कर लिया। बॉइलिंग लगाकर, है ना, बॉयल करके उसको हीट करके उसको तोड़ते हैं, उसको हम यहाँ पर देखेंगे। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है, इन सबको भी यहाँ पर समझना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि भारत में नाभिकीय ऊर्जा को लेकर क्या क्या कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। और न्यूक्लियर सिक्योरिटी को लेकर, है ना, यानी कि जो हमारा परमाणु है, परमाणु को लेकर यहाँ पर क्या क्या सुरक्षा है, उन सब के संदर्भ में भी इससे संबंधित बहुत सारी ट्रीटी है ना, NBT का नाम आपने सुना होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर भी करनी है। और नाभिकीय दुर्घटनाएं, अब यहाँ पर संलयन और विखंडन कराया जाता है, तो इससे बहुत बड़े स्तर पर क्या होता है, एनर्जी होता है। फिर उसको इसमें हीट भी बहुत उत्पादित होता है, तो उसको ठंडा करने की टेक्नोलॉजी यहाँ पर लगाई जाती है, शीतल प्रणाली लगाई जाती है। लेकिन कभी कभी वो फेल हो जाता है तो बहुत बड़ी दुर्घटनाएं देखने को मिलती है। तो विश्व में कितनी दुर्घटनाएं हुई है, भारत में कितनी हुई है अभी तक, इन सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ये करेंट अफेयर से संबंधित है और बाकी बेसिक भी हमें पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा अंतिम टॉपिक जैव प्रौद्योगिकी, और जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत प्रश्नों के आधार पर हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए उसकी चर्चा यहाँ पर हमने की है। ठीक।
इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे जीन चिकित्सा, जिसे अंग्रेजी में जीन थेरेपी बोलते हैं। दूसरा स्टेम सेल चिकित्सा, स्टेम सेल थेरेपी। अगला सहायक जनन प्रौद्योगिकी, जैसे सरोगेसी का नाम आपने सुना होगा, तो उसकी भी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। जीन चिकित्सा की बात करें तो कई सारे बीमारियां होती हैं जिसे आनुवंशिकी बीमारी कहते हैं, है ना, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाला बीमारी। इन सभी बीमारी को समाप्त करने के लिए जीन में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं, जिसकी वजह से वो बीमारी समाप्त हो जाती है। ये सभी हमारी जीन थेरेपी के अंतर्गत आता है। इसमें कितनी प्रकार हैं, क्या क्या यहाँ पर किया जाता है, वो सारे इसके अंतर्गत देखने हैं। फिर अगला क्या है, स्टेम सेल चिकित्सा, है ना, इसको हम देखेंगे। सहायक जनन प्रौद्योगिकी यानी कि सरोगेसी। कई सारे दाम्पत्य ऐसे होते हैं, जोड़े ऐसे होते हैं जिनका पुत्र नहीं हो पाता, तो ऐसी स्थिति में अलग से सपोर्ट चाहिए होती, यानी कि सरोगेसी की बात करें तो यहाँ पर हस्बैंड और वाइफ है ना, दोनों के माध्यम से यहाँ पर जो पुत्र पुत्री है उसकी प्राप्ति नहीं हो रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर पुरुष में कोई दिक्कत है या फिर महिला में कोई दिक्कत है। मान लीजिए महिला में दिक्कत है, इसके अंडाणु में दिक्कत है, तो यहाँ पर क्या किया जाता है, एक तीसरी महिला, है ना, तो इसके अंडाणु को निकाला जाता है, उसमें क्या दिक्कत है जिसकी वजह से नहीं हो रहा है ना, और पुरुष के शुक्राणु को दोनों को बाहर ही फर्टिलाइज करवा के तीसरी महिला के गर्भ में स्थापित करके जो बच्चा उत्पादन किया जाता है, यहाँ पर पैदा किया जाता है, ये सरोगेसी के अंतर्गत आता है। पहले भारत में ये जो था फ्री था, इस पर कोई रेगुलेशन नहीं था, जिसका बहुत ही गलत स्तर पर यहाँ पर फ़ायदा उठाएगा। विश्व से बहुत सारे लोग आकर यहाँ पर सरोगेसी करवाते थे। सरोगेसी में होता क्या है, मान लीजिए यहाँ पर बच्चा स्वस्थ पैदा हुआ, वो लोग लेके चले गए, लेकिन कई अवस्था में ऐसा भी होता था कि बच्चा स्वस्थ पैदा नहीं होता था, तो ये लेने से सीधे इनकार कर दिए। अब मान लीजिए ये जो महिलाएं जो अपना कोख दे रही है वो विवाहित भी होती है, अविवाहित भी होती है, गरीबी की वजह से ऐसा कार्य करती है। अब मान लीजिए ये बच्चा यहाँ पर हुआ, ये लेने से इनकार कर दिया, तो इसका तो जीवन बर्बाद हो गया, है ना। तो इसके लिए यहाँ पर एक बिल लाया गया 2016 में, तो वो बिल क्या है, इन सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे। अगला क्लोनिंग, है ना, क्लोनिंग आपने सुना होगा, 3 पेरेंटल बेबी आपने सुना होगा। क्लोनिंग में एक भेड़ का टोटली क्लोन किया गया, यानी कि एक जीव का सेम टू सेम क्लोन करके वैसा ही दूसरा जीव कृत्रिम रूप से बनाना, ये क्लोनिंग के अंतर्गत आता है ना। इसके अंतर्गत देखें तो वर्तमान में देखा जाए तो मानव शरीर का हर एक अंग का क्लोनिंग अब किया जा रहा है, तो ये क्या है, इन सबको भी यहाँ पर पढ़ना है। उसके बाद जीएम क्रॉप, जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप जो है, फसल जो है, उसके बारे में यहाँ पर पढ़ना है। जैसे आपने गोल्डन राइस का नाम सुना होगा, है ना। गोल्डन राइस क्या है, किसी को पता है? सर इससे प्रोटीन, विटामिन ए मिलता है। देखिए राइस में देखा जाए तो विटामिन्स नहीं मिलता, लेकिन शहर में बहुत सारे लोग हैं जो साग पात खाने का उनके पास समय नहीं है, तो ऐसे लोगों के पास विटामिन की, अगर देखा जाए टमाटर में मिलता है, हरी साग सब्जियों में मिलता है, लेकिन शहरी लोग क्या खाते हैं, छोले चावल यही सब खाते रहते हैं, राजमा, तो उनके शरीर में क्या हो जाता है, विटामिन ए की कमी हो जाती है ना। तो इन्हीं के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड करके एक राइस बना दिया गया, जिसे हम क्या बोलते हैं, गोल्डन राइस, हिंदी में होता है सुनहरा चावल, और इसमें विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है ना। उसके बाद यहाँ पर जीएम के माध्यम से ही यहाँ पर बैंगन, जीटी बैंगन का आपने नाम सुना होगा, तो बहुत सारी, उसके बाद जीटी कपास का आपने नाम सुना होगा। तो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करके यहाँ पर जो क्रॉप बनाया गया है वो क्या है, उसके बारे में पढ़ना है, और उससे संबंधित यहाँ पर कंट्रोवर्सी क्या क्या है। अब मान लीजिए इसमें कुछ ना कुछ हम चेंजिंग कर रहे हैं, तो हमारे शरीर के लिए कई सारी चीज़ें हैं जो हानिकारक भी है, तो इसको लेकर क्या क्या कंट्रोवर्सी चल रही है, उन सब के बारे में भी हमें पढ़ना है। उसके बाद अगला जैव ईंधन, ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान में जो ईंधन हम पारंपरिक यूज कर रहे हैं, ये एक समय आएगा जब समाप्त हो जाएगा। तो जो भी जैव है ना, जैसे यहाँ पर बहुत सारे जीव हैं, उसके बाद बहुत सारे फसल हैं, इन सभी फसलों के माध्यम से जो ईंधन हम ईंधन बनाकर प्रयोग कर रहे हैं, उन सब के बारे में भी यहाँ पर पढ़ना है, अंग्रेजी में बोलते हैं बायोफ्यूल। उसके बाद मानव स्वास्थ्य से संबंधित क्या क्या यहाँ पर चीज़ें हैं, उन सब की चर्चा करनी है, और भारत में जैव प्रौद्योगिकी कितना डेवलप किया है, किस किस क्षेत्र में यहाँ पर कार्य किए जा रहे हैं, उन सब के बारे में यहाँ पर पढ़ना है। तो ये था हमारा पूरा सिलेबस। इतना कर लेंगे तो हमारा प्रारंभिक परीक्षा में 20 से 30 नंबर
फिक्स है, और मेंस में देखा जाए तो हमारे 60 नंबर फिक्स है। ठीक, क्लियर है, 60 से 70। तो ये था पूरा इंट्रोडक्शन। आशा करता हूँ अच्छे से आप सभी लोग परिचित हो गए होंगे। आप सभी में कोई दिक्कत है, कोई टॉपिक समझ में ना आया हो तो कमेंट कर दीजिए, एक बार मैं देख रहा हूँ। ठीक है ना। अब थोड़ा सा प्रश्नों को देखेंगे कि यूपीएससी में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। प्रारंभिक परीक्षा तो नहीं देखेंगे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। मेंस में 2-3 क्वेश्चन देखेंगे, 1 साल का पेपर कि बीपीएससी में कैसा पूछा जा रहा है और यूपीएससी में कैसा पूछा जा रहा है। आगे बढ़ें, चलिए। एक टॉपिक हमारा रह गया, ये भी लिख लीजिए, बौद्धिक संपदा अधिकार, ये लास्ट में था, इसको भी लिख लीजिए। अंग्रेजी में होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इससे देखा जाए तो प्रश्न बार बार देखने को मिलता है। जो ट्रेडमार्क आपने सुना होगा, है ना, उसके बाद कॉपीराइट, ये सभी के सभी इसी के अंतर्गत आएगा। इन सबको पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत सबसे पहले पढ़ेंगे कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन क्या क्या है, इसके बारे में, जिसे शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका 2013 में स्थापना किया गया था। उसके बाद मराकस संधि जो है वो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, ये भी 2013 में ही देखने को मिली, है ना। उसके बाद WHO, इससे संबंधित क्या है उसको देखेंगे। WTO है ना, WHO वो तो हेल्थ में आ जाएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना, विश्व व्यापार संगठन। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे भारतीय पेटेंट कानून, भारत में पेटेंट कैसे किया जाता है। पेटेंट ना होने की वजह से ही कई सारे आविष्कार ऐसे हैं जो भारत में किए गए, लेकिन पेटेंट ना करवाने की वजह से विश्व में उसको बना दिया गया और कोई अपने नाम से रख लिया कि भैया हमने बनाया है। तो भारत में पेटेंट कानून को लेकर क्या क्या यहाँ पर रूल रेगुलेशन है, उन सबको देखना है, और औद्योगिक से संबंधित क्या क्या संपदाएं हैं उनको भी यहाँ पर देखने हैं। इतना करने के बाद हमारा पूरा साइंस टेक का सिलेबस कंप्लीट होगा। ठीक हो गया। चलिए क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अभी हमने कौन से पेपर में पढ़ा इसको, यूपीएससी के जीएस पेपर 3 और पेपर देखे तो पेपर 4, ठीक है ना, क्योंकि पहली पेपर क्या होती है, निबंध। तो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत हमारा आएगा सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3, है ना। इसमें हमारा आएगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इसमें क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए। जब तक हम डिटेल में नहीं करेंगे हमारा कुछ भी यहाँ पर होने वाला नहीं है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखिए ये एक है, साइबरडोम परियोजना क्या है। स्पष्ट कीजिए कि भारत में इंटरनेट अपराधों को नियंत्रित करने में यह किस प्रकार उपयोगी हो सकता है। ठीक है ना, तो साइबरडोम परियोजना के बारे में पढ़ना है। ठीक है ना, किससे, इंटरनेट यानी कि साइबर से संबंधित ये प्रश्न पूछा गया है। कितने शब्द का है, 150 शब्दों में इसको लिखना है। ठीक है ना, और प्रश्न देखते हैं। चलिए ये प्रश्न हमारा जैव प्रौद्योगिकी से है। किसानों के जीवन मानकों को उन्नत करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी किस प्रकार सहायता कर सकती है, 250 शब्दों में लिखना है। तो हमारा जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित ये प्रश्न पूछा गया है ना। इसी में हमारा पर्यावरण है तो ये तो पर्यावरण से पूछा गया है। और देखते हैं और कौन सा प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर। ये तो इंटरनल सिक्योरिटी से हो गया। देखिए ये पेटेंट से संबंधित है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमने अभी देखा, उससे संबंधित वैभषिक कंपनियों के द्वारा आयुर्विज्ञान के पारंपरिक ज्ञान को पेटेंट कराने से भारत सरकार किस प्रकार रक्षा कर रही है। तो जब वो टॉपिक करेंगे इसका प्रश्न हम आसानी से लिख सकते हैं। ये भी 250 शब्दों में पूछा गया है। और देख लेते हैं।
ये साइंस टेक के अंतर्गत आ सकता है जल विभाजक परियोजना। जल प्रतिबलित क्षेत्रों से कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए जल विभाजक परियोजना के प्रभाव को सविस्तार स्पष्ट कीजिए। पूर्णतः ये साइंस टेक का नहीं है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर आएगा। वाटरशेड प्रोजेक्ट हमें वहाँ पर पढ़ना है, तो ये उसके अंतर्गत आ जाएगा। ये साइंस टेक से संबंधित है। एम विश्वेश्वरैया और डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के योगदान के बारे में, कृषि विज्ञान के क्षेत्र में जो भी योगदान है वो कैसे यहाँ पर लाभ पहुँचा रहा है, इन सब के बारे में। और एक प्रश्न यहाँ है अंतरिक्ष केंद्र, है ना, जो हम अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी करेंगे उसी में अंतरिक्ष केंद्र यानी कि स्पेस स्टेशन जो है, तो भारत का अपना स्वयं का अंतरिक्ष केंद्र प्राप्त करने की क्या योजना है और हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम को यह किस प्रकार लाभ पहुंचाएगी, इसके बारे में तो हम वहां पर जब पढ़ेंगे स्पेस स्टेशन क्या होता है, कैसे स्थापित किया जाता है, क्यों स्थापित किया जाता है, तो ये हम वहाँ पर आसानी से कर पाएंगे। ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे प्रश्न यूपीएससी में पूछे गए हैं। और एक बार हम बीपीएससी में देख लेते हैं। बीपीएससी में मैंने क्या बोला कि जो भी दैनिक जीवन से संबंधित जो प्रश्न हैं वैसे प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं बीपीएससी के पूरे सिलेबस को भी हम यहाँ पर देखेंगे, है ना। सबसे लास्ट वाला खंड होता है, चलिए खंड 3 प्रारंभ हो गया। खंड 3 में साइंस एंड टेक से संबंधित देखिए यहाँ पर कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। भारत में नदियों का सुदृढ़ जाल होने के बाद भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जो जलापूर्ति और विशेष रूप से पेयजल की कमी से जूझ रहे हैं। ये एक स्टेटमेंट दे दिया गया। इसके बाद बोला है इस समस्या के समाधान हेतु जल प्रबंधन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका का सोदाहरण विवेचना कीजिए। ठीक है ना। स्टेटमेंट क्या दिया है कि भारत में नदियों का जाल है। हर एक क्षेत्र में देखिए, उत्तर भारत हो, दक्षिण भारत हो, मध्य भारत हो, पूर्वी पश्चिमी, हर जगह देखें, हर जगह नदियों का जाल देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जलापूर्ति संभव नहीं हो पाती, वहाँ सूखा देखने को मिलता है, पेयजल की कमी देखने को मिलता है। अब इसके समाधान में, है ना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका क्या होगी। कितने शब्द में लिखे, कितने नंबर का है, 36। वो 150 शब्दों का था, तो कितने का था हमारा, 15 नंबर का। अब ये 36 से तो शब्द कितने होने चाहिए। बीपीएससी में 6 क्वेश्चन का उत्तर लिखना होता है ना। और ये 36 नंबर का है, तो कम से कम यहाँ पर 400 से 500 शब्दों में हमें उत्तर लिखना होगा। और 400 से 500 शब्द हम तभी लिख पाएंगे जब इस पर गहन नॉलेज हो। ठीक है ना। तो जो भी हम करेंगे गहनता से करेंगे। एक और प्रश्न को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, विद्युत खपत की बढ़ती मांग एवं लगातार घटते पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के कारण देश वर्तमान में विद्युत ऊर्जा की कमी से जूझ रहा है। इस विकट ऊर्जा खपत मांग को नियंत्रित करने के लिए वर्तमान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी द्वारा प्रदत्त माध्यमों का विस्तार से वर्णन कीजिए। ये सभी क्या है, एप्लीकेशन बेस्ड है ना। जो भी हम पढ़ेंगे उस पर एप्लीकेशन बेस्ड है। ये क्या है, विद्युत खपत की मांग। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी विद्युत खपत भी वैसे ही बढ़ेगा, मांग ज़्यादा होगा। और साथ ही साथ यहाँ पर लगातार घटते पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, पारंपरिक वही पेट्रोलियम, गैस, कोयला, तो ये सभी क्या है, पारंपरिक स्रोत। तो ये क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे कम हो रहा है, जबकि जनसंख्या बढ़ रही है तो मांग यहाँ पर बढ़ रहा है। तो जिसकी मांग बढ़ रही है और जितना हमारे पास पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है वो धीरे धीरे घट रहा है। तो ऐसी स्थिति में साइंस टेक यहाँ पर क्या करेगा। तो अभी हमने देखा गैर पारंपरिक ऊर्जा, वो सभी के सभी साइंस टेक के अंतर्गत ही है। तो उन सब को हम यहाँ पर लिख देंगे तो डिटेल में हो जाएगा। ये भी 36 है, तो 400 से 500 शब्दों में हम इसका उत्तर लिखें। ठीक, देख लेते कोई और प्रश्न हो तो। ये भी देखिए साइंस टेक से ही है। वर्तमान सरकार विभिन्न राज्यों में स्मार्ट शहर विकसित करने के लिए प्रयासरत है। स्मार्ट शहरों के बारे में आपकी क्या परिकल्पनाएं हैं। आदर्श स्मार्ट शहर के विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका की व्याख्या कीजिए। जब भी यहाँ पर पूछे कि आपकी क्या परिकल्पनाएं हैं, अपनी परिकल्पना नहीं, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि इससे संबंधित जो भी थियरी है
है ना, उन सभी थियरी को यहाँ पर लिखना है। और आदर्श स्मार्ट शहर जो है उसके विकास में विज्ञान प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका रहेगी, वो सारी चीज़ें। तो स्मार्ट शहर में सबसे पहले तो ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा कहाँ हम पढ़ेंगे, साइंस टेक में पढ़ेंगे। विद्युत चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, है ना, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, ये सभी चीज़ें यहाँ पर करनी है। तो सभी के सभी स्मार्ट शहर के लिए आवश्यक आधारभूत संरचनाएं हैं, तो उन सबको यहाँ पर हम लिख देंगे तो हमारा उत्तर हो जाएगा। और भी कोई क्वेश्चन है? नहीं। तो 3 यहाँ पर है, 3 में से हमें 2 का उत्तर लिखना होता है। ठीक है ना, क्लियर है? तो क्वेश्चन आप सभी लोग देख लिए। ये भी साइंस टेक का ही है। जनसंख्या में बहुमुखी वृद्धि एवं अयोजना के फलस्वरूप असंगत कचरा उत्पन्न हुआ है। विभिन्न प्रकार के कचरे की विवेचना कीजिए। इस समस्या को देश किस प्रकार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की सहायता से दूर कर सकता है, विस्तार से इसका वर्णन कीजिए। तो बीपीएससी में आपने देखा सभी क्वेश्चन जितने भी है एप्लीकेशन बेस्ड है, जो दैनिक जीवन से संबंधित। सिलेबस में सीधे तौर पर लिखा हुआ है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी भारत में जो भी डेवलप हो रहा है और जो हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करता है, भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत के सिस्टम को प्रभावित करता है, उन सब के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। बस बीपीएससी के सिलेबस में इतना ही लिखा हुआ है। एक बार हम बीपीएससी का सिलेबस भी देख लेते हैं। सिलेबस शायद इसमें नहीं है, 1 मिनट में डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है ना, सिलेबस पूरा कंप्लीट है, समझ में आ गया। सिलेबस जब तक समझ में नहीं आएगा, हम क्या पढ़ रहे हैं ये हमें समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए जरूरी है। आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी, जो भी दिक्कत हो बताएं। देखिए ये बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया सिलेबस है। डायरेक्टली हम यहीं पर देखेंगे, किसी दूसरे का सिलेबस नहीं देखेंगे। इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए बीपीएससी के पूरे सिलेबस को देखते हैं, क्योंकि हमें बीपीएससी के सिलेबस का डिस्कशन करना है। ठीक है ना, अभी तक देखा जाए जितना भी हमारा पीसीएस है, उन सभी पीसीएस में अगर कोई सबसे आसान पीसीएस है तो अभी कौन सा है हमारा, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। इतना इजी है कि अगर कभी आपने पढ़ा हो तो 6 से 7 महीने पढ़ के इसको क्वालिफाई किया जा सकता है। कैसे ये आसान है उसको देखने का प्रयास करते हैं। जितने भी एग्जामिनेशन की बात करें 3 स्तर के होते हैं, प्रारंभिक, मेंस और इंटरव्यू। वैसे ही बीपीएससी में भी है प्रारंभिक, मेंस और इंटरव्यू, है ना। प्रारंभिक में देखिए क्या क्या दिया गया है। प्रारंभिक परीक्षा में एक ही हमारा होगा, ठीक है ना। प्रारंभिक परीक्षा में एक ही पेपर होगा जिसमें 150 प्रश्न होंगे, 150 नंबरों के होंगे। समय कितना, 2 घंटे का दिया जाएगा, ठीक है ना। समय 2 घंटे का, 150 प्रश्न और 150 नंबर, यानी कि एक के लिए कितना समय मिला, 120 मिनट में 150 क्वेश्चन सॉल्व करना है। लेकिन सिलेक्शन कितने पे होता है, कट ऑफ लगभग 100 के आसपास जाता है, कभी 97 जाता है, कभी 99 जाता है। तो हमें 120 ही टारगेट करके चलना है, क्योंकि 150 के 150 हमें नहीं आते, ठीक है ना। तो हमें 120 ही टारगेट करना है, 1 मिनट में एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और जीएस की बात करें तो जीएस अगर हमने पढ़ा है, हर एक चीज़ माइंड में है, तो उसको लगाने में कितना टाइम लगेगा, पढ़ने में जितना टाइम लगे उत्तर तो फट से दिमाग में आएगा, तो उसमें समय बचता है। तो अच्छे से हमने पढ़ा है तो एक क्वेश्चन को हम 10 से 15 सेकंड में कर सकते हैं। तो देखा जाए तो 1.5 घंटे में सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है ना। अब इसमें सब्जेक्ट क्या क्या होंगे वो भी हम देखेंगे। मुख्य परीक्षा में देखिए, मुख्य परीक्षा में 3 पेपर होंगे। सबसे पहला है सामान्य हिंदी, केवल 100 अंक का होगा, 3 घंटे के लिए होगा, और ये बस क्वालिफाइंग होगा। इसमें हमें पास करना है कितना, 30%। 100 में से केवल हमें 30 नंबर लाना है। 30 नंबर अगर हम नहीं लाते हैं तो यहीं पर फेल हो जाएंगे, आगे 2 पेपर हमारा चेक नहीं होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर मानक भी दिया गया है।
देखिएगा, ऐच्छिक विषय यानी कि जो ऑप्शनल होता है, ऑप्शनल का मानक क्या होगा, जो पटना विश्वविद्यालय के 3 वर्षीय ऑनर्स परीक्षा का है वही हमारा मानक होगा। ऑप्शनल में देखा जाए तो बहुत सारे लगभग 24 के आसपास इसमें सब्जेक्ट है, तो उन सबको भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो 3 पेपर होंगे मेंस में, प्रारंभिक परीक्षा में केवल 1 पेपर होगा, उसी में हमारा मैथमेटिक्स का भी 10 क्वेश्चन हो जाता है, साइंस का भी फिक्स है 20 क्वेश्चन आते हैं, उन सबको देखेंगे। मेंस में 3 पेपर है, पहला हिंदी का है जिसमें हमें पास करना अनिवार्य है, दूसरा जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2, ये 2 पेपर है, 300 अंकों का है और तीनों पेपर के लिए हमें 3 घंटे का समय मिलेगा। ठीक, अब चलिए आगे देखें। तो ऐच्छिक विषय जो है, ऐच्छिक विषय ये भी क्या है हमारा 300 अंकों का ही है, और देखिए इसमें लगभग मैंने 24 बोला था, वो शायद यूपीएससी में इसमें 37 है मैथ। तो इसमें से जो पसंदीदा विषय हो उसको ऑप्शनल के रूप में आप लोग रख लीजिए। अब आगे थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि सिलेबस में क्या दिया गया है। इंटरव्यू से सभी डरते हैं, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मुख्य परीक्षा में सफलीभूत यानी कि जो क्वालिफाई हो गए वैसे उम्मीदवारों को व्यक्तित्व परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। कितने नंबर का होगा, 120 नंबर का। और मेंस हमने देखा कितने नंबर का हुआ, 100 तो हटा दीजिए, वो जोड़ा नहीं जाएगा। 3 पेपर हो गया, 2 पेपर 300 600 नंबर के, और एक ऑप्शनल 900 नंबर, और यहाँ पर 120 1020 नंबर का टोटल क्या होगा हमारा नंबर होगा, और इसी के आधार पर हमारा जो कट ऑफ जाएगा वो जाएगा, मेधा सूची इस पर तैयार किया जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए पाठ्यक्रम यहाँ पर क्या दिया गया है, बहुत ईजी है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है, सामान्य विज्ञान। ये थोड़ा सा गलत टाइपिंग है, आयोग के द्वारा ही गलत किया गया है, लेकिन हमें सही समझना है। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, पहला टॉपिक। दूसरा, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं। भारत का इतिहास भी, उसके साथ साथ बिहार के बारे में भी हमें जानना है। और उसके बाद सामान्य भूगोल दिया गया है, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत की राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान। यानी कि जो भी टॉपिक हमें पढ़ना है उन सभी में बिहार के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, चाहे हम पॉलिटी पढ़ें, इकोनॉमिक्स पढ़ें, ज्योग्राफी पढ़ें, हिस्ट्री पढ़ें। ठीक है ना। उसके बाद जो मैथ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। अब थोड़ा सा डिटेलिंग में यहाँ पर दिया गया है, मुख्य यहाँ पर देखा जाए तो यही सारी यहाँ पर टॉपिक दिए गए हैं। ठीक, चलिए प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों का सेम सिलेबस है, कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे यूपीएससी में है बहुत सारे ऐसे पेपर है जो प्रारंभिक परीक्षा में नहीं पूछे जाते, यहाँ पर दोनों सेम हैं, इसलिए एक ही चीज़ पढ़ेंगे दोनों हो जाएगा, बस प्रैक्टिस करते रहना है आंसर राइटिंग करने के लिए। हिंदी के लिए यहाँ पर दिया गया है कि क्या होगा, तो माध्यमिक स्तर का होगा, यानी कि जो हमारा 10वीं लेवल है उससे ऊपर का नहीं पूछा जाएगा। अब हिंदी में ही सब लिखना है, हिंदी तो हमें इतना आना चाहिए ना, है ना। तो यहाँ पर सीधे स्तर क्या दिया गया है, माध्यमिक स्तर का हमें हिंदी आना चाहिए, और स्पष्टतः शुद्ध रूप में हम जो भी चीज़ें हैं उसको व्यक्त करने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। अब 100 नंबर का जो होगा उसमें पूछा क्या जाएगा, निबंध 30 नंबर का, व्याकरण 30 नंबर का, वाक्य विन्यास 25 नंबर का और संक्षेपण 15 नंबर का, इतना ही पूछा जाएगा। 1-2 बार पढ़ लेंगे तब भी आसानी से इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे। अब देखते हैं जीएस पेपर में क्या क्या दिया गया है। दोनों पेपर के 3-3 खंड होते हैं। जीएस पेपर 1 है, इसमें 3 खंड है। पहले खंड में है भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा है राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाक्रम यानी कि करंट अफेयर, और तीसरा है सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन और चित्रण। ये 3 टॉपिक है, यहाँ से हमें क्वेश्चन आएंगे और उसका उत्तर लिखना होगा। ठीक है ना। तो इसमें क्या है, एक तो इतिहास हो गया, दूसरा करंट अफेयर, तीसरा मैथ। ठीक है ना। इसमें जो मैथ पूछा जाता है यहाँ पे क्या लिखा है, सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन और चित्रण। आपको एक चित्र दे देगा और उससे संबंधित प्रश्न देगा, उसी का विश्लेषण कर देना है। जोड़ घटाव गुणा भाग अगर फास्ट कैलकुलेशन है, सारे क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे, और वो भी 10वीं लेवल का ही आता है। जीएस पेपर 2 की बात करें तो इसमें क्या दिया गया है, भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी हो गया, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल। तो पहले खंड में केवल हमारा राज्य व्यवस्था होगा, दूसरे खंड में अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल होगा, और तीसरे में देखिए क्या लिखा है, भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव।
केवल इतना ही लिखा हुआ है। अब डिटेल में जाए तो डिटेल में यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। थोड़ा सा एक बार पढ़ लेते हैं क्योंकि अभी समय हमारे पास है, ठीक है ना। डिटेल में जाएंगे तो प्रश्न पत्र 1 में क्या क्या होगा। आधुनिक भारत कहाँ से, बिहार के विशेष संदर्भ में होना चाहिए। जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो बिहार से जुड़ाव रखता हो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आधुनिक भारत के इतिहास और भारतीय संस्कृति के अंतर्गत लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य भाग से लेकर 19वीं शताब्दी का मध्य भाग मतलब कब हो गया, 1857 की क्रांति से लेकर, ठीक है ना। तो 19वीं शताब्दी के मध्य भाग से लेकर देश के इतिहास की रूपरेखा के साथ साथ गांधी, रविंद्र, नेहरू से संबंधित प्रश्न भी सम्मिलित होंगे। यानी कि यहाँ पर जो प्रमुख व्यक्तित्व है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे क्या लिखा है, बिहार के आधुनिक इतिहास के संदर्भ में प्रश्न इस क्षेत्र में पाश्चात्य शिक्षा, है ना, पाश्चात्य शिक्षा के आरंभ और विकास से पूछे जाएंगे। यानी कि पाश्चात्य शिक्षा कैसे, जो आधुनिक भारत आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर पाश्चात्य शिक्षा कैसे प्रारंभ किया गया, कब से प्रारंभ किया गया, किसके द्वारा किया गया, इन सब से प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। इसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका से संबंधित प्रश्न रहेंगे, है ना। यानी कि जो भी स्वतंत्रता संग्राम हुआ है इसमें बिहार से संबंधित कौन कौन से व्यक्तित्व हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद आगे ये जो प्रश्न है मुख्य कहाँ से पूछे जाएंगे, संथाल विद्रोह, बिहार में 1857 का बिरसा मुंडा का आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह से पूछा जाएगा, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन से पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो मुख्य टॉपिक यहाँ पर दिया गया है। और क्वेश्चन को भी देखें तो कुछ टॉपिक बीपीएससी में फिक्स है, वहीं से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, अतिरिक्त यहाँ पर कभी नहीं पूछा गया है। पूरा विश्लेषण भी मैं क्लास में कभी करवा दूंगा, टॉपिक वहाँ पर फिक्स है, 1857 से हर साल आता है। उसके बाद यहाँ पर संथाल विद्रोह हो गया या बिरसा मुंडा हो गया, तो ये जो विद्रोह है, विद्रोह से एक क्वेश्चन आता ही आता है, भारत छोड़ो आंदोलन से भी एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो फिक्स टॉपिक है, उसको आसानी से पढ़ के आसानी से हम कर सकते हैं। उसके बाद आगे क्या लिखा गया है, परीक्षार्थियों से आशा की जाती है कि वे मौर्य काल तथा पाल काल की कला, है ना। तो मौर्य काल यहां पर देखा जाए तो केवल आधुनिक भारत का इतिहास है, लेकिन प्राचीन काल में क्या पूछा गया है कि मौर्य काल से संबंधित जो कला है, पाल काल से संबंधित जो कला है, तो ऐसी आशा की जाती है कि परीक्षार्थी को वो भी पता हो। उसके साथ साथ पटना कलम चित्रकारी है ना, चित्रकारी, इसकी भी मुख्य विशेषताएं क्या हैं, इन सभी से परीक्षार्थियों से आशा की जाती है कि परिचित होंगे। तो इन तीनों टॉपिक से 3 टॉपिक पढ़ने में 2 घंटे लगेंगे और इससे हर साल एक क्वेश्चन आता है। तो कितना आसान है, हर एक चीज़ दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक। उसके बाद आगे सांख्यिकी विश्लेषण में क्या दिया गया है, सांख्यिकी विश्लेषण आरेखन और सचित्र निरूपण से संबंधित विषयों में सांख्यिकीय आरेखन या चित्रण रूप से प्रस्तुत सामग्री की जानकारी से आधार पर सहज बुद्धि का प्रयोग करते हुए कुछ निष्कर्ष निकालना और उसमें पाई गई कमियां, सीमाओं और असंगतियों का निरूपण करने की क्षमता की परीक्षा होगी। यानी कि जो आपकी बोधगम्यता शक्ति है ना, मानसिक आपका जो माइंड है कितना तेज है, कैसे कैलकुलेट कर सकता है, निर्णय कैसे ले सकता है, इन सब का आपका परीक्षण यहाँ पर किया जाएगा। तो पहले प्रश्न पत्र का डिटेलिंग देखें तो इतना ही दिया हुआ है, कुछ हार्ड है, बहुत इजी है, इससे इजी किसी भी पीसीएस का सिलेबस नहीं है। दूसरे में देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रश्न पत्र 2 में भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित खंड में भारत की तथा साथ ही साथ बिहार की भी भारत की राजनीतिक व्यवस्थाओं से संबंधित प्रश्न होंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत तथा बिहार के भूगोल से संबंधित खंड में भारत की योजना और भारत के भौतिक, आर्थिक और सामाजिक भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व और प्रभाव से संबंधित तीसरे खंड में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो भारत तथा बिहार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व के बारे में उम्मीदवार की जानकारी की परीक्षा करें। यहाँ पर क्या है, सारे के सारे सीधे लिखा है एप्लीकेशन बेस्ड, ठीक है ना। भारत तथा बिहार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व के बारे में उम्मीदवार को जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन भी हमने देखा कैसे पूछे गए हैं। उसके बाद इसमें प्रायोगिक पक्ष पर बल दिया जाएगा, यानी कि एप्लीकेशन बेस्ड सीधे तौर पर लिखा है। क्वेश्चन भी हमने देखा सभी के सभी प्रायोगिक पक्ष पर ही यहाँ पर दिया गया था, ठीक है ना। तो ये हमारा सिलेबस हो गया। उसके बाद ऐच्छिक विषय के यहाँ पर दिया गया है, जो भी आपको लेना है यहाँ से आसानी से देख लीजिएगा, ठीक।
क्लियर है? तो ये बीपीएससी का सिलेबस हो गया। यूपीएससी का रवि सर आएंगे, वो पूरा सिलेबस बताएंगे और साथ ही साथ एथिक्स का भी सिलेबस उनके द्वारा डिस्कस किया जाएगा। अब इतने में कुछ भी डाउट हो तैयारी से लेकर कैसे तैयारी करें, बुक्स को लेकर पूछ सकते हैं, आप लोग भी पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए। हाँ, देखिए 2 किताब रिकमेंड करूँगा, 2 में से कोई सा भी ले लीजिए। एक टीएमएच पब्लिकेशन का है, पी अग्रहरि का, ये ले लीजिए, या फिर दृष्टि का ले लीजिए। दृष्टि से अच्छा है पी अग्रहरि वाला, टीएमएच वाला लीजिए, वो ज़्यादा सही है। उसमें डिटेलिंग ज़्यादा है, लेकिन उसमें से क्या नहीं पढ़ना है वो सारी चीज़ें मैं बता दूँगा। हाँ, ले लिए हैं, कोई बात नहीं, बाकी चीज़ें मैं करवा दूँगा। ठीक, चलिए आप लोग कमेंट पे भी देख लिया जाए। सोनी जी, आरएस से रिलेटेड सिलेबस भी कंप्लीट किया जाएगा। देखिए आरएस का जो सिलेबस है वो यूपीएससी के अकॉर्डिंग ही है, जो भी हम यहाँ पर करेंगे आरएएस हमारा ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अश्विनी जी, कल हमारा सैटरडे संडे 2 दिन ऑफ होता है, तो अगली क्लास जो प्रारंभ होगी वो मंडे को होगी। मंडे से हमारा क्लास रेगुलर हो जाएगा। ठीक, चलिए आप लोगों में कोई प्रश्न? एमसी ग्राहिल होता है, शॉर्ट में उसका टीएमएस है। एमसी ग्राहिल वो होता है ना, हाँ, ऊपर मिलेगा, ऊपर से आप लोग ले सकते हैं। और कोई प्रश्न? आज डिस्कशन का ही है, जो भी पूछना है पूछ लीजिए। नोट्स बनेंगे हाँ, तो सर ऐसे ही रहेगा कि मतलब कहना आप बोल के लिखवाएंगे? बोल के लिखवाऊंगा। अब ऑफलाइन आप पेड क्लास में है ना, तो समझाना भी है लिखवाना भी है, टाइम इसीलिए ज़्यादा लगता है। जितना सिलेबस है अगर ऐसे करवाऊँ तो 1.5 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन लिखवाने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो 3 साढ़े 3 महीने तक जाएगा। और इतना डिटेलिंग में हम करेंगे कि कोई भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। समय लेते हैं लेकिन अच्छे से करते हैं, यही खासियत है आज़ाद IAS अकेडमी की। ठीक, और कोई प्रश्न जो भी माइंड में उठ रहा हो? देखिए प्रश्न तभी उठते हैं जब हम पढ़ते हैं, नहीं पढ़ेंगे कोई प्रश्न नहीं उठेगा। तो क्लास में प्रश्न होना चाहिए। यहाँ पर हम खुल के बोलते हैं कि जो भी माइंड में है पूछिए, बाकी जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे होता क्या है, क्वेश्चन पूछेंगे, बेइज्जती मार देंगे, अगले दिन से आप पूछेंगे ही नहीं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, दिल खोल के पूछिए, जो भी नहीं समझ में आता है। हम भी बोलते हैं हमें हर चीज़ नहीं आता, आज नहीं पता कल बताएंगे, लेकिन बताएंगे ज़रूर। ठीक है ना? हाँ, टेस्ट आपका क्लास हो जाएगा, एक टॉपिक कंप्लीट होगा, टेस्ट ले लिया जाएगा। सर उसका डिस्क्रिप्टिव होगा कि ऑप्शनल रहेगा? दोनों सर एक साथ? हाँ, पीटी भी होगा आपका, मेंस भी होगा, दोनों देने हैं ना, केवल पीटी तो नहीं देने, नहीं सर देना है। तो दोनों ही लिया जाएगा। सर एक चीज़ मेरी प्रॉब्लम पड़ी थी, पूछिए। सर जैसे जो टॉपिक पढ़ाएंगे तो उस टॉपिक में सर मुझे मतलब पीटी में क्या पूछेगा और मेंस में क्या पूछेगा इसको मैं बता दूंगा, वहीं पे क्वेश्चन भी मैं बता दूंगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब मान लीजिए आपके घर के बारे में हर एक चीज़ पता है, कोई पूछे आपका दादाजी का नाम क्या है, ये क्या हो गया? पीटी हो गया। अब पूछ दिया कि दादाजी के बारे में बताएं, मेंस हो गया। तो जब चीज़ें हमारे पास है तो कैसे भी पूछा जाए हम आसानी से बता सकते हैं। और कोई प्रश्न नहीं है? आप लोगों के पास कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर मिलेंगे मंडे को।